नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के लिए रियो डी जेनेरियो जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक अमेरिका के लिए काफी अहम है, क्योंकि ब्रिक्स को विकसित देशों के G7 ग्रुप के मुकाबले एक नए शक्ति समूह के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया के नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है तो वो भी अहम मानी जाएगी, खासकर तब जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना भी शामिल है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में ये चर्चा भी हो सकती है कि मेंबर देश आपस में व्यापार के लिए डॉलर के बजाय अपनी अपनी घरेलू मुद्रा का इस्तेमाल करें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ऐसी कोशिशों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। इस हफ्ते अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिंग ने कहा है कि भारत का ब्रिक्स में शामिल होना वॉशिंगटन को पसंद नहीं आ रहा है, यानी अमेरिका इस वजह से भारत से नाराज है, इसलिए अमेरिका की भारत पर नजर बनी रहेगी। साफ है कि आने वाला ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से भी बहुत अहम होगा। मोदी के ब्रिक्स में शामिल होने पर पत्रकार सुशांत सिंह ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दें, भारत ब्रिक्स के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा और डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं पर व्यापार करने की कोशिशें जारी रखेगा। लेकिन चीन को इससे क्या संदेश जाएगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारे भारतीय सैनिकों को चीन घुसने नहीं देता है। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स में साथ बैठने से चीन का रवैया बदलेगा या भारत को सिर्फ एक मंच मिल रहा है अपनी बात रखने का, यानी अमेरिका को कड़ा संदेश और चीन की चाल को लेकर इंतजार रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। अब एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का दावा है कि भारत को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने चेतावनी दी है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के साथ फिर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान संभवतः चीन के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग कर रहा है। द प्रिंट के एक लेख में उन्होंने कहा है कि भारत इसके लिए तैयार होने के लिए खास कदम अभी से उठाने शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा बजट को दोगुना करके GDP का 4% कर देना चाहिए, ताकि विशेष परिस्थितियों में तैयारी बेहतर रहे। पनाग लिखते हैं कि पाकिस्तान पर टेक्निकल तौर से भारी सैन्य बढ़त बनाने और चीन को गतिरोध में डालने के लिए सशस्त्र बलों का बदलाव जरूरी है, वो भी ऐसे संघर्ष के लिए जब दोनों विरोधी आपस में मिले हुए हों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को फोन पर बात की। ये जानकारी चीन के सरकारी मीडिया ने दी है। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार टैक्स यानी टैरिफ को लेकर बातचीत अटक गई है और इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मची हुई है। इस बातचीत से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुझे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत पसंद है, हमेशा पसंद आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन वो बहुत सख्त हैं और उनके साथ कोई समझौता करना बेहद मुश्किल है। यानी ट्रंप मानते हैं कि शी जिनपिंग सख्त नेता हैं और अमेरिका चीन के बीच कोई डील करना आसान नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर ट्रैवल बैन का ऐलान किया है। 12 देशों पर सीधा बैन, यानी उनके नागरिकों को अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाएगा और 7 देशों पर आंशिक बैन लागू होगा, यानी उनकी कड़ी जांच की जाएगी। यह आदेश 9 जून से लागू होगा। ट्रंप ने इस आदेश के बारे में कहा है कि यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए लिया गया है, जिससे आतंकवादी अमेरिका में ना घुस पाएं। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर क्यों है। भारत सालों से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसे हमले इसकी मिसाल हैं। फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? वजह क्या है? वजह ट्रंप के परिवार की कंपनी का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से बड़ा सौदा हो सकता है। खुद पाक सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री ने इस सौदे में दिलचस्पी दिखाई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी के मित्र ने ही भारत को झटका दे दिया है। और क्या ट्रंप का बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है या उनके व्यापारिक हित के लिए? गुरुवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला
और तेज कर दिया। ये हमला राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। इस बार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मशहूर लाल टोपी दिख रही है। उस टोपी पर लिखा है नरेंद्र सरेंडर, यानी नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने यह आरोप दोहराया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के एक फोन कॉल के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकने पर हाँ कह दी थी। यह कांग्रेस का इशारा है कि मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान से समझौता किया, न कि भारत के हित में कोई मजबूत फैसला लिया। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीय छात्रों की चिंता इन दिनों बढ़ती जा रही है। वजह है ट्रंप सरकार की नई वीजा नीति, जिसके तहत अब हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीजा मिलने से पहले सोशल मीडिया की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद बहुत से छात्र अपने पुराने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक चुटकुला हो या कोई सामाजिक मुद्दे पर राय हो। कुछ तो पूरे अकाउंट ही डिलीट कर रहे हैं ताकि इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। छात्रों को डर है कि एक छोटा सा लाइक या शेयर भी वीजा रिजेक्ट करवा सकता है। वीजा काउंसलर्स का कहना है कि अचानक अकाउंट डिलीट करना भी शक की नज़र से देखा जा सकता है। इस खबर पर कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की डिजिटल छाप की कीमत, ये उसी मोदी भक्ति और नफरत भरी हिंसक और महिलाओं के खिलाफ जहरीली राजनीति का नतीजा है जो 2014 से ब्रांड मोदी के नाम पर फैलाई जा रही है। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज या पोस्ट फॉरवर्ड किए हैं जिनमें धर्म के नाम पर नफरत, गाली गलौज या महिलाओं का अपमान हो? अगर हाँ तो सोचिए, कहीं आपकी उस एक क्लिक ने समाज में जहर तो नहीं फैलाया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। इसने आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और आयोजन से जुड़ी कंपनी डीएनए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार से जवाब मांगा कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से सुरक्षा चूक पर मंगलवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी रोड शो जैसे जश्न के पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि ऐसी भगदड़ जान के लिए खतरा बन सकती है। गंभीर ने कहा कि जश्न मनाना ठीक है, लेकिन हमें ऐसे तरीका चुनना चाहिए जिससे किसी की जान को खतरा। आईपीएल टीम आरसीबी ने कहा है कि वो बेंगलुरु में बुधवार को मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। टीम ने एक्स पर बताया कि दुखद हादसे में घायल हुए प्रशंसकों की मदद के लिए आरसीबी केयर्स नाम का एक फंड भी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह पहला दौरा होगा। इस दौरे से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा और पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में न लाने पर सवाल उठाए। इस दौरान वो कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर से 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें विश्व की सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज और भारत की पहली केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी ब्रिज शामिल हैं। साथ ही वो कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के अब जम्मू कश्मीर जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और कुछ ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं जिनका अभी तक खंडन नहीं हुआ है कि यही आतंकी दिसंबर 2023 में पुंछ और अक्टूबर 2024 में गगनगीर और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। पनोली पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही पनोली की अंतरिम जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि बोलने की आज़ादी के नाम पर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के खिलाफ गुरुवार को भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की बिक्री और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के खिलाफ CIAA यानी द कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही माधव कुमार नेपाल की सांसदी निलंबित कर दी गई है। नेपाल में ये प्रावधान है कि ऐसे मामले में अगर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो संसद की मेंबरशिप निलंबित हो जाती है।
पिनाकी मिश्रा से शादी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनकी पिनाकी मिश्रा से शादी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी शादी समारोह एक लो प्रोफाइल इवेंट था। उस इवेंट में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन कई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख पता चलता है कि शादी जर्मनी में हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि महुआ की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को इस बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई थी। महुआ ने बाकायदा टीएमसी प्रमुख से छुट्टी मांगी थी और उसके बाद वो विदेश शादी करने के लिए गई। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड अब राफेल लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले एक अहम उपकरण का निर्माण करेगी। कंपनी ने गुरुवार को भारत और अन्य ग्लोबल मार्केट के लिए राफेल लड़ाकू विमान के धड़ का निर्माण करने के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ अपनी डील का ऐलान किया है। बता दें, ये देश की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे की संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया गया था। गुरुद्वारे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ की थी। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील से कहा, वहां एक गुरुद्वारा है, उसे रहने दो। तो आपको ये दावा ये कहकर छोड़ देना चाहिए कि वहां पहले से ही एक गुरुद्वारा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। यात्रा से पहले केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की तैयारी की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार अमरनाथ यात्रा के समय अवधि में कटौती की गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा सिर्फ 38 दिनों तक चलेगी। ये पहली बार है जब अमरनाथ यात्रा की समय सीमा इतनी छोटी की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.